नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में रेड। एनआईए, ईडी और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को कई राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में यह छापेमारी चल रही है। दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तारी। केरल से 22, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 की गिरफ्तारी। यूपी से 8, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4 की गिरफ्तारी। यूपी में एनआईए और एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बहराइच से जरवल निवासी कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई संलिप्तता के मामले में कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। पीएफआई के कनेक्शन को लेकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी से 8, दिल्ली से 3 और मध्य प्रदेश से 4 गिरफ्तारियां। आप यूपी में एनआईए और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। देखिए, पीएफआई पर यह बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त आप देख सकते हैं। लगातार सुबह 3 बजे से छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के जरिए कई गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली, यूपी, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में रेड हुई है। 100 लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए, ईडी और एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और लखनऊ में एनआईए ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इंदिरा नगर इलाके से वसीम उर्फ बबलू को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि वसीम दर्जी का काम करता था। वसीम के पास से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। वसीम को पीएफआई से बताया जा रहा है कनेक्शन। वसीम का करीबी लवकुश नगर से हिरासत में लिया गया है। वसीम के घर पर एनआईए ने सुबह छापेमारी की थी। लगातार छापेमारी पीएफआई की। बताया जा रहा है कि वसीम दर्जी का काम किया करता था। और ऐसे ही यूपी में पीएफआई के ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी के जरिए कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। वसीम को पीएफआई से कनेक्टेड बताया जा रहा है। वसीम की गिरफ्तारी भी हुई है। वसीम का करीबी लवकुश नगर से हिरासत में लिया गया है। यूपी के कई इलाकों से, लखनऊ से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। वसीम के घर पर एनआईए ने सुबह छापेमारी की थी। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में गुरुवार की सुबह से ही लगातार एनआईए और ईडी की छापेमारी जारी है। यूपी के कई जिलों में छापेमारी के दौरान 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ, वाराणसी में भी रेड पड़ी है। इस दौरान एनआईए और ईडी ने पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया, जिनकी तादाद लगातार बढ़ती भी जा रही है। यूपी में कई जिलों में एनआईए, ईडी, एटीएस और पुलिस की छापेमारी। इस ऑपरेशन में पूरे यूपी से 8 लोग अभी तक हिरासत में लिए गए। यह कार्रवाई पीएफआई के ठिकानों पर हुई है। वाराणसी में भी छापेमारी हुई और यहां से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए दोनों ही कार्यकर्ता गुप्त स्थान पर पूछताछ हो रही है इनसे रिलेटेड। और बहराइच के जरवाल इलाके पहुंची है एनआईए और एसटीएफ की टीम। जरवाल निवासी कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। टेरर फंडिंग और पीएफआई संलिप्तता के मामले में कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। कमरुद्दीन से भी अब आगे पूछताछ होगी। एनआईए और एसटीएफ की टीम ने कमरुद्दीन की गिरफ्तारी टेरर फंडिंग और पीएफआई संलिप्तता के शक में की है। टीम ने पहुंचकर पहले वहां छापा मारा, घर की तलाशी ली, फिर उसके बाद वो अपने साथ कमरुद्दीन को लेकर गई। देखिए, मेरे शौहर बब्बू उर्फ कमरुद्दीन को आज सुबह 4 बजे जरवल रोड थाने पुलिस के साथ में एसटीएफ के भी कई लोग थे, 20-25 से ज़्यादा लोग थे। 4 बजे आए, अचानक से दरवाज़ा ज़ोर से खड़बड़ाया और मेरे शौहर को बुलाया, खींचा और पूरे घर की तलाशी ली। और सारे हमारे मोबाइल को, हमारे शौहर के दोनों मोबाइल को, सारे मोबाइल को बगैर इजाज़त के उठा लिया। जब वो लोग पुलिस लेकर के चले गए मेरे शौहर को, तो हम लोग जो है जरोड़ थाना गए। मेरे शौहर और गाजियाबाद में परवेज को गिरफ्तार करने पहुंची एटीएस की टीम। मोदी नगर के भोजपुर थाना क्षेत्र के कलछीना गांव में एटीएस ने छापेमारी कर महिलाओं द्वारा किए गए विरोध और पत्थर की आड़ में परवेज फरार भी हो गया। कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन यहां वो पत्थरबाजी और महिलाओं की आड़ में फरार हो गया। पुलिस की मदद से छापेमारी कर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। परवेज राजस्थान और मेरठ और मोदी नगर से पहले भी जेल जा चुका है। संदिग्धों को लेकर न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव जानकारी। सीएए, एनआरसी के दंगे भी वसीम अहमद के द्वारा ही कराए गए थे। वसीम अहमद का इसमें हाथ था। परिवर्तन चौक पर सरकार ने आरोपियों का होर्डिंग लगाया था
होर्डिंग में वसीम अहमद का भी नाम था। पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार कर भेजा था जेल। वसीम ने कई अहम जगहों की रैकी की थी। राजधानी का माहौल खराब करना चाहता था वसीम। ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश देने वाले जज का घर वसीम के घर के बगल में है। जज दिवाकर के घर की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस लगाई गई। पहले कई बार जज और उनके परिवार को धमकियां भी मिल चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के 10 बड़े राज्यों में मुस्लिम संगठन पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे गए। इस छापेमारी में अब तक देश भर से 106 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद बवाल मचना शुरू हो गया। अब संगठन ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। एनआईए के खिलाफ राजस्थान में भी 5 शहरों में रेड कर कई संदिग्ध उठाए गए हैं और उनके विरोध में जयपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि तमिलनाडु और सरीखे राज्यों में भी एनआईए मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और वहां पर भी प्रदर्शन जारी है। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है और ये संरक्षण के कारण यहां फलता फूलता है। और 13 राज्यों में फुलवारी शरीफ में जो कागजात मिले उसमें 13 राज्यों से जुड़े हुए रहे, कल 13 जिलों से। कल गृह मंत्री भी आ रहे हैं पूर्णिया। और ये पीएफआई पर सबसे बड़ी चोट है। 11 राज्यों से गिरफ्तारियां हुई है, 11 राज्यों में हुई रेड और 106 गिरफ्तारियां। अब इस बड़ी कार्रवाई के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से न्यूज वन इंडिया ने बातचीत की है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए। हमारे साथ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, जिस तरीके से आज एनआईए छापेमारी कर रही पूरे देश भर में, यूपी से भी 8 लोगों को उठाया है, लखनऊ और बाराबंकी से भी। नहीं, एनआईए की जो छापेमारी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एजेंसी है और उनको अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा ध्यान में आया है तो इस प्रकार की कार्रवाई हुई होगी। मेरी जहाँ तक बात है, मैं पहले भी कहता था कि सिमी का बदला हुआ रूप पीएफआई है और ये देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बनने रहे हैं। और अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई के बाद के परिणाम की सूचना की प्रतीक्षा करना चाहिए आप लोगों को। ये जो बयानबाजी है वह बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है। देश की सुरक्षा से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी इस प्रकार की कोई छापेमारी कर रही है तो उस छापेमारी के बाद के तथ्य सामने आने दीजिए। मेरा ये मानना है कि मैंने पहले ही कहा कि पीएफआई माने सिमी का बदला हुआ रूप। सर, मुख्तार अंसारी को भी कार्रवाई की जा रही है। 40 साल बाद बड़ी सजा उनको इस बार कोर्ट की तरफ से। नहीं, माननीय न्यायालय के हर फैसले का स्वागत है और जो अपराध करे उसमें मुकदमे चलते हैं, मुकदमे के बाद उसमें सजा होती है और सजा सुनाई गई है और माननीय न्यायालय के द्वारा स्वागत है।
ये हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो बता रहे हैं सिमी का बदला हुआ रूप है पीएफआई, और लगातार जिस तरीके से एनआईए कार्रवाई कर रही है, इंतजार करना चाहिए, चीजें निकलकर सामने आएंगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ है देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा। दिल्ली, यूपी, कोलकाता, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में रेड। एनआईए, ईडी और एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। पीएफआई से जुड़े लगभग 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में छापेमारी हो रही है। दिल्ली के शाहीन बाग, लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तारी। असम में पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। लखनऊ के इंदिरा नगर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। एनआईए की 4 टीमें यूपी में छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी में एनआईए की छापेमारी। देश में लगभग 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। केरल से ही इकलौती 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। इकलौते केरल से 22 गिरफ्तारी है। महाराष्ट्र से 20, कर्नाटक से 20, तमिलनाडु से 10, असम में 9 गिरफ्तारियां हैं। यूपी से 8, आंध्र प्रदेश से 5 गिरफ्तारियां हैं और मध्य प्रदेश से भी 4 गिरफ्तारी हैं। दिल्ली से 3 गिरफ्तारी, पुडुचेरी से 3 गिरफ्तारी है, राजस्थान से 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो पीएफआई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। देश के 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक दिल्ली, यूपी, कोलकाता, तमिलनाडु और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं। बाराबंकी से भोलानाथ रावत हमारे साथ हैं और नीलेश चौहान लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, लखनऊ में इंदिरा नगर में छापेमारी, वहां से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी से अभी तक 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एनआईए की टीम देर रात आज छापेमारी करने उत्तर प्रदेश में आई थी। एनआईए के साथ एटीएस और जो ईडी की टीमें हैं वो मौजूद थी। लखनऊ की अगर हम बात करें तो इंदिरा नगर क्षेत्र से वसीम अहमद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वसीम अहमद की अगर हम बात करें तो सीए एनआरसी का जो दंगा राजधानी में हुआ था उसमें भी वसीम अहमद का नाम बढ़ चढ़कर सामने आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी के कई चौराहों पर उसकी होर्डिंग लगाई थी। होर्डिंग के लगाने के बाद जब उसकी पहचान हुई तो लखनऊ पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की थी। आज हमने उनके आसपास के लोगों से बातचीत की तो ये भी पता चला कि वसीम जल्द ही कर्नाटक से लौटा है और कर्नाटक से लौटने के बाद लगातार एनआईए जो जांच एजेंसी है उसके ऊपर नजरें बनाई हुई थी। आज देर रात घेराबंदी करके वसीम को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वसीम के पास से तमाम अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं जो टेरर फंडिंग को लेकर है। पीएफआई लगातार फंडिंग कर रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम वसीम अहमद की बात करें, खासतौर पर राजधानी के कई सेंसिटिव इलाकों की रेकी भी वसीम अहमद की तरफ से की गई थी। उन तमाम चीजों को लेकर एनआईए ने आज सुबह करीब 8 बजे वसीम अहमद को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। वसीम अहमद से जब पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं तमाम और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि पीएफआई के कई ऐसे संदिग्ध गिरफ्तार हुए थे। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के साथ साथ जो और इलाके हैं, चाहे अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, वो उनके निशाने पर थे। वहां वो माहौल खराब करना चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में जब एक साथ उत्तर प्रदेश में 4-4 एनआईए की टीमें जांच कर रही हैं, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बाराबंकी हो, बहराइच हो, वाराणसी हो, इन तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। बाराबंकी से भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है जो बताया जा रहा है कि हाल ही में वो केरल से लौटा है। उसके अलावा बहराइच से भी गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं, बनारस से गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं। तो तमाम चीजों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर पीएफआई अपने एजेंडों को तैयार कर रहा था। ये एजेंट उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले ही एनआईए, एटीएस और ईडी की संयुक्त टीमें उत्तर प्रदेश के अंदर छापेमारी करती हैं और इनको हिरासत में लेती हैं। हिरासत में जब लिया गया है तो इनसे पूछताछ होगी। अगर पूरे हम देश भर की बात करें तो देश भर में करीब 11 राज्यों में एक साथ एनआईए, एटीएस और ईडी की टीमों ने छापेमारी की है, क्योंकि टेरर फंडिंग का मामला है। साथ ही साथ देश के अंदर जो है रहकर इस तरीके की गतिविधियां संचालित कर रहे थे जो देश विरोधी गतिविधियां हैं। कहीं ना कहीं हम केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली और उसके साथ महाराष्ट्र और पांडुचेरी से गिरफ्तारियां हुई हैं। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की गिरफ्तारी की बात करें और बाराबंकी और बहराइच की गिरफ्तारियों की बात करें तो तीनों जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं वो कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों से होकर लौटे थे। ऐसे में एनआईए लगातार इनके ऊपर अपनी नजरें बनाए हुआ था। जब एनआईए के हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे उसके बाद देर रात जो है सीआरपीएफ के साथ इनके घरों पर पहुंची और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं जब अब इनको रिमांड पर लिया जाएगा, इनसे पूछताछ होगी तो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां निकलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले भी पीएफआई के कई एजेंट पकड़े गए हैं जो उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। ऐसे में वसीम का पकड़ा जाना अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले इसने जब सीएनआरसी का दंगा हुआ था तो दंगा भड़काने में भी इसका हाथ था, जिसके
पोस्टर भी राजधानी में कई जगह लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार नीलेश, मैं आपके पास वापस लौटती हूं। भोलानाथ भी लगातार बने हमारे साथ में, भोलानाथ का रुख करेंगे। भोलानाथ, बाराबंकी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी छापेमारी और यहाँ पर भी गिरफ्तारियां, यहाँ से क्या कुछ हाथ लगा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, आज सुबह तकरीबन 3:30 की छापे की गई। कुर्सी थाना क्षेत्र के बौरहार गांव में छापेमारी हुई थी, जहां से एक पीएफआई के कोषाध्यक्ष नदीम नाम के युवक को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नदीम के घर पर पहले तो एनआईए की टीम ने वहां पे दस्तावेज खंगालने की कोशिश की, वहां पे पूछताछ की और पूरे घर की तलाशी ली, जिसके बाद एनआईए की टीम ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले केरल से नदीम आया था, जिसके बाद लगातार एनआईए की नजर नदीम के ऊपर बनी हुई थी। वहीं आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे नदीम को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, मतलब यहाँ पर ये अभी हाल ही में कर्नाटक से आया था। मेनली जो फंडिंग हो रही है या फिर जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है वो सब कुछ ज्यादातर कर्नाटक से हो रहा है, क्योंकि ये भी कर्नाटक पहुंचा। और क्या टीम के हाथ लगा नदीम के पास से? बिल्कुल, अभी इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाराबंकी की स्थानीय पुलिस की बात करें तो स्थानीय पुलिस को भी इस छापेमारी की भनक नहीं पड़ी थी। जिस प्रकार से एकाएक एनआईए की टीम गांव पहुंची और तकरीबन 3:30 बजे सुबह छापेमारी की गई, जिसके बाद से नदीम को एनआईए की टीम अपने साथ लखनऊ लेकर चली गई। अब वहां से पूछताछ खुलासा होगा कि नदीम के पास से क्या जानकारी एनआईए की टीम को मिली है। हालांकि इससे पहले भी पीएफआई की बात करें तो बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में पीएफआई के कई जगहों पर पोस्टर लगे पाए गए थे। तो कहीं न कहीं पीएफआई की बात करें तो बाराबंकी में और भी नदीम के पूछताछ के बाद खुलासे हो सकते हैं या अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी, यादराम भारती गाजियाबाद से जुड़ के हमारे साथ में। यादराम, गाजियाबाद में क्या कुछ रहा, वहां पर क्या कुछ तथ्य हाथ लगे हैं, क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं? देखिए, पूरा एटीएस की जो टीम है वो आज मोदी नगर के कलचीना गांव में पहुंची और एटीएस के पास पूरा इनपुट था कि जो परवेज है, जो कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो हेड है, वो यहाँ पर है और उसी की छापेमारी को लेकर यहाँ पर टीम आई। लेकिन जिस समय टीम यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने काफी विरोध किया, पत्थर भी बरसाए गए और उन्हीं सब माहौल का फायदा उठाकर परवेज यहाँ से फरार हो गया। लेकिन उसके बाद फिर एक बार जो टीम है वो दोबारा पहुंची और इस बार स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर सूचना देकर वो वहां पर पहुंची और मौके से उन्होंने फुरकान और इरफान नाम के जो 2 युवक थे वो गिरफ्तार किए और साथ ही ये बताए जा रहे हैं पीएफआई के ये सदस्य हैं और काफी इनपुट इनसे मिलने की उम्मीद है। तो इन दोनों ही जो सदस्य हैं फुरकान और इरफान, इनके मोबाइल जो टीम है उन्होंने जब्त कर लिया और साथ ही घर के अंदर जो दस्तावेज उनको जो हाथ लगे वो उन्होंने वहां से वो ले लिए। फिलहाल जो फुरकान और इरफान है उनसे पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि और कितने सदस्य ऐसे हैं गाजियाबाद के अंदर जो कि सक्रिय है। मैं बता दूं कि आतंक से गाजियाबाद का पुराना नाता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आतंक के तार हैं वो कहीं ना कहीं गाजियाबाद से कई बार सामने आ चुके हैं और लगातार जिस तरीके से आज विरोध के बाद परवेज गिरफ्तार हुआ, उससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि जो हौसले हैं वो कितने बुलंद हैं। जी, परवेज भागने में कामयाब रहा। ये परवेज के और भी कनेक्शन अभी तक एस्टेब्लिश कर पाई है क्या टीम? क्योंकि बहुत ही पुख्ता जानकारी के आधार पर ही टीम्स ने छापेमारी शुरू की और एक साथ दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में जो छापेमारी हुई है, इससे एक बात तो साफ है कि इनके लिंक्स को पहले एस्टैब्लिश कर लिया गया था। अभी क्या गाजियाबाद में और भी छापेमारी होगी, और भी गिरफ्तारियां होनी है? इस बारे में कोई इनपुट है क्या? देखिए, इस बारे में जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, लेकिन चूंकि मामला एटीएस से जुड़ा है, एनआईए से जुड़ा हुआ है, तो जो स्थानीय पुलिस है वो बोलने में ज्यादा कतरा रही है और ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जिस तरीके का इनपुट लेकर कलचिया में छापेमारी हुई और जिस तरीके से विरोध हुआ और पत्थरबाजी हुई और साथ ही महिलाओं ने जिस तरह का अच्छा विरोध किया और उसके बाद जो परवेज है वहां से भागा और उसके बाद जो उसके 2 सदस्य हैं फुरकान और इरफान, इन दोनों को ही उन्होंने गिरफ्तार किया एटीएस ने। और उसके बाद जो एटीएस है, सूत्रों के हिसाब से यही पता चल रहा है कि अभी कई ऐसे सदस्य हैं जो गिरफ्तार होने बाकी हैं और कई इनपुट गाजियाबाद में खास तौर से देखने को मिल सकते हैं। जी नीलेश, जब बात लखनऊ की आती है, हमने देखा है कि चाहे सीए एनआरसी का विषय रहा हो, नूपुर शर्मा का बयान रहा हो,
हर मौके पर लखनऊ को आग के हवाले करने की साजिश रची गई, पत्थरबाजी, आगजनी, ये यहां पर बार बार देखने को मिला। अभी यहां पर क्या कुछ और भी लिंक्स है जिनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है इनकी गिरफ्तारी के बाद? देखिए, बिल्कुल चलिए आप सभी के पास वापस लौटेंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा मेले का वर्चुअली उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, 8 वर्षों के अंदर आप सब ने देश के अंदर देखा है, खेती की लागत को कम करना और खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए तकनीक का उपयोग करने और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अन्य अनेक कार्यक्रम आज देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी पहली बार आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2018 से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना अन्नदाता किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और पहली बार किसान को अपनी खेती बाड़ी के लिए कहीं से भी साहूकार से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ करके सालाना उस किसान को 6,000 रुपये देने की जो व्यवस्था की है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसान आज के दिन पर आच्छादित हैं, जिसे इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को हमें अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अभी हाल ही में हम सब जानते हैं कि हमारे अन्नदाता किसानों को बहुत सारी जगह जहां नहर नहीं है वहां ट्यूबवेल से उन्हें पानी चलाना पड़ता है। पहली बार हुआ है जब आजाद भारत में बिजली की लागत बढ़ती हुई सुनाई देती होंगी, लेकिन किसान बंधुओं के लिए उनके ट्यूबवेल और खेती के लिए बिजली की लागत कम हुई होगी, ये पहली बार सुनाई दिया होगा। और पहली बार हम लोगों ने इसमें काफ़ी कटौती करते हुए अपने किसान बंधुओं को राहत देने का काम भी किया। और हमारा प्रयास है कि आगामी 5 वर्ष के अंदर अधिकतर ट्यूबवेल तक या तो हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे या पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वहां पर सोलर पैनल दे करके किसान बंधु को हम फ्री में सिंचाई की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने में भी सफल होंगे। और यह एक नई क्रांति, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, यह एक व्यवस्था यह आज पूरे देश के अंदर लागू हुई है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं उस ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आज हमारे अन्नदाता किसानों के ही परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम है कि अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 1,80,000 करोड़ रुपए आज उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। जब हम लोग अन्नदाता किसानों की बात करते हैं तो बड़ी संख्या में, चाहे वह गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान का हो, चीनी मिलों के पुनरुद्धार और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।